नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, जैसा कि हम संस्कृत प्रैक्टिस सेट की जो सीरीज़ कर रहे हैं, जिसमें आज हम 47 नंबर के जो प्रैक्टिस सेट है इसको करेंगे। और अगर आपने हमारे इससे पहले वाले जो 46 प्रैक्टिस सेट नहीं देखे तो उसे आप कोने में जो 3 डॉट है इन पर क्लिक करके आप आई बटन पर पहुंच जाओगे, तो वहां पर जाकर आप हमारी पहले वाली जो वीडियो उसको देख सकते हैं, या जो हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहां पर जाकर अभी तक की जितनी भी वीडियो सभी को भी आप देख सकते हैं। और इस वीडियो की जो PDF है आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, साथ में जो बेल वाला आइकॉन है उसे जरूर दबाएं, जिससे जब आपको हमारे आने वाली जो वीडियो उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। और दोस्तों, ये जो यहाँ पर प्रैक्टिस सेट है ये पहले DSSP के द्वारा जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें ये आया हुआ है। तो फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, गायत्री मंत्र से देवता का। यहाँ पर जो गायत्री मंत्र जो है इसके देवता कौन हैं? देवता जो होते हैं ये एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं और इनके बारे में जो एक न एक क्वेश्चन जरूर आता है। तो यहाँ पर जो गायत्री मंत्र इसके देवता कौन हैं? तो इसमें राइट आंसर ऑप्शन सी रहेगा। तो सवित्री अर्थात जो सविता जो है ये गायत्री मंत्र के देवता हैं। गायत्री में अगर हम यहाँ पर जो सवित्री देवता है इनकी बात करें तो 11 सूक्तों में इनकी स्तुति हुई है। दो स्थानीय देवता हैं और ग्रहस्मत जो है इनके ऋषि हैं। विशेषण जो है बहुत बार एग्जाम में देखा गया है कि देवताओं के विशेषण जरूर एग्जाम में पूछ ले जाते हैं। तो इनके जो विशेषण है रहेंगे स्वर्ण नेत्र, स्वर्णपाद, स्वर्णहस्त, स्वर्ण जीवा, असुर, हिरण्यपाणी, हिरण्याक्ष, हिरण्यस्तूप, दमुना, सुमरिक, प्रशिवर्त्री, प्रासवित, आशुवत, प्रासु, स्वाय और शवे। तो इन सभी नामों से इनको संबोधित किया जाता है। सवित्री को हिरण्य स्वरूप वाला एवं स्वर्णिम रथ वाला और गायत्री मंत्र का उपास्य देवता माना गया है। उनका संबंध प्रातःकाल और सायंकाल दोनों से है। एक एग्जाम में यह भी क्वेश्चन पूछा गया था कि इनमें से किस देवता का संबंध दिन और रात से है। तो प्रातःकाल और सायंकाल से जो संबंध है ये सवित्री देवता का रहेगा। इन्हीं के आदेश पर रात्रि का आगमन होता है और इनके जबड़े लोहे के हैं। अगला क्वेश्चन रहेगा, किम कुर्वन् जिजीविषेत् इति ईशावास्य उपनिषदि प्रतिपादितम। तो इसमें किसके बारे में कहा गया है? तो यहाँ जो राइट आंसर है ये रहेगा ऑप्शन डी, कर्मणि, कर्मों के बारे में यहाँ पर कहा गया है कि कुर्वन्न इह कर्मणि जिजीविषेत् शतं समा एवं तभी न अन्यथे अस्ति कर्म लिप्यते नरे। तो इसमें कहा गया कि इस लोक में देवहित कर्म करते हुए 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करनी चाहिए और इस तरह से कर्म जो है तुम में लिप्त नहीं होंगे और इसके अतिरिक्त कल्याण को और कोई दूसरा मार्ग नहीं है। तो इस संसार में कर्मों करते हुए 100 वर्षों की जीने की इच्छा करनी चाहिए। तो इस प्रकार की इसमें बात कही गई है। अगला क्वेश्चन रहेगा, के असुरयान लोकान प्रेत्य अभिगच्छन्ति। तो इसमें जो राइट आंसर है ये रहेगा ऑप्शन सी, आत्मघातिन है। और इसमें क्या कहा गया है कि असुरिया नाम ते लोका अंधेन तमसा आवृतः तान ते प्रत्यभिगच्छन्ति ये आत्महनो जनः। तो असुर संबंधित लोग आत्मा के अदर्शन रूप अज्ञान से आच्छादित है। जो कोई भी आत्महंता है अर्थात आत्महंता जो खुदकुशी करता है अर्थात स्वयं को मारता है, तो वह मरने के बाद उन्हें प्राप्त होता है। कि असुर संबंधित लोग आत्मा के अदर्शन रूप अज्ञान से आच्छादित है। जो कोई भी आत्महंता है मरने के बाद उन्हें प्राप्त होता है। तो इस वास्य उपनिषद से जो है ये लिए गए हैं। और भी जो इसके महत्वपूर्ण श्लोक है, जैसे यह विद्याम अविद्याम तद उभयम सहवेद अविद्याम मृत्युम तीर्थवा विद्यामृतम अश्नुते। और संभूति विनाशम चाहिए तद उभयम सहवेद विनाशेन मृत्युम तीर्थवा संभूतम अमृतम अश्नुते हैं। और एक और जो है इसका जो प्रसिद्ध है, वैसे तो इसमें 18 जो है जितने भी हैं सभी जो महत्वपूर्ण हैं। और दूसरा जो है ये रहेगा, इस अवश्य इदम सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत्तेन त्यक्तेन भुंजिताम माँ गृधा कस्यचिद ध्वनम। तो ये जो है इसके महत्वपूर्ण जो है मंत्र हैं। एग्जाम में ये भी पूछ लिया जा सकता है कि ये कौन सा मंत्र जो है कहाँ से लिया गया है। तो इनका सभी का जो संबंध है ये इस वास्य उपनिषद से
रहेगा। तो ये जो है आपने याद रखना है। और जैसे एक और जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि जो ईशावास्य उपनिषद है ये कौन से वेद से संबंधित है, तो ईशावास्य उपनिषद जो है ये यजुर्वेद की जो शुक्ल यजुर्वेद है वहाँ से इसका संबंध है। अर्थात और शुक्ल यजुर्वेद में ईशावास्य उपनिषद और बृहदारण्यक उपनिषद इनका संबंध शुक्ल यजुर्वेद से है। एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि इन कौन से वेद से लिए गए हैं, तो शुक्ल यजुर्वेद से ईशावास्य उपनिषद और बृहदारण्यक उपनिषद का संबंध है। और जो दूसरा है ये कृष्ण यजुर्वेद, तो यजुर्वेद में जो कृष्ण यजुर्वेद है उसके जो उपनिषद हैं रहेंगे कठोपनिषद, तैत्तिरीय उपनिषद, श्वेत अश्वेतर उपनिषद और मैत्रायणी उपनिषद। तो इस तरह से यजुर्वेद दो भागों में बटा है, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद में ईशावास्य उपनिषद और बृहदारण्यक उपनिषद आते हैं। अगला क्वेश्चन है सत्यम वद धर्मचर्य इति वाक्यम कुत्र अस्ति। तो सत्यम वद धर्मचर्य, सत्य का सदा सच बोलो और धर्म का पालन करो। तो ये जो उक्ति है ये कहाँ से ली गई है, तो इसमें राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा। तैत्तिरीय जो उपनिषद है वहाँ से ये ली गई है। और अगर हम जाए यहाँ पर जो तैत्तिरीय जो उपनिषद है इसके बारे में देखें, तो तैत्तिरीय जो उपनिषद है ये भी जो यजुर्वेद है, यजुर्वेद की जो कृष्ण यजुर्वेद शाखा है वहाँ से इसका संबंध है। और कृष्ण यजुर्वेद में कठोपनिषद भी है, तैत्तिरीय उपनिषद, श्वेत अश्वेतर उपनिषद और मैत्रायणी उपनिषद। तो ये जो है यजुर्वेद के जो उपनिषद है उसकी शाखाएं हैं। और तैत्तिरीय उपनिषद अत्यंत महत्वपूर्ण और प्राचीनतम 10 उपनिषदों में से 7वां उपनिषद है। शिक्षावल्ली, ब्रह्मानंदवल्ली और भृगुवल्ली इन 3 खंडों में बटा हुआ है। और कृष्ण यजुर्वेद तैत्तिरीय अरण्य का ये 7वां, 8वां और 9वां प्रपाठक है। शिक्षावल्ली में 12 अनुवाक और जो 25 मंत्र, और ब्रह्मानंदवल्ली में 9 अनुवाक और 13 मंत्र तथा भृगुवल्ली में 19 अनुवाक और 15 मंत्र हैं। शिक्षावल्ली को संहिता उपनिषद और ब्रह्मानंदवल्ली और भृगुवल्ली को वरुण के प्रवर्तक होने से वारुणी उपनिषद या विद्या भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन रहेगा समज्ञान सूक्त प्रतिपाद विषय का है। तो समज्ञान सूक्त और इसका जो प्रतिपादित विषय जो है इनमें से क्या है, तो इसमें जो हमारा यहाँ पर राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए एक एत्यम। तो ये जो है इसका संबंधित है। तो यहाँ जो ये समज्ञान जो सूक्त है इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। और ऋषि इसके गृहसमत है, देवता इंद्र और छंद जो इसमें त्रिष्टुप है। अगला क्वेश्चन है कृदिशानी कर्माणि उपास्यानि इति शिक्षावल्या मुक्तम। तो यहाँ पर किस प्रकार के कर्म जो है शिक्षावली में बताए गए हैं, तो इसमें से आंसर ऑप्शन सी रहेगा अनवधानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रद्धादेयम अश्रद्धादेयम इदं वाक्यम शिक्षावल्याम कस्मिन् अनुवाक्ये वर्तते। तो इनका संबंध इनमें से किस अनुवाक से है, तो इसका जो संबंध है रहेगा ऑप्शन डी। तो इसका संबंध रहेगा 11वें अनुवाक से। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा एतेषु चतुर्षु किम साधु रूपम न भवति। यहाँ पर ये जो 4 जो शब्द रूप दिए गए हैं इनमें से एक सही नहीं है। तो कौन सा है जो इनमें से सही नहीं है, तो ये रहेगा ऑप्शन बी। तो यहाँ पर जो ऋणदा जो दिया गया है ये इनमें सही नहीं है। रुद्र जो धातु है उसका ये रूप है, रुद्र का अर्थ होता है रोकना। और इसके अगर हम शब्द रूपों की बात करें तो लट लकार में जाए ये कैसे बढ़ेंगे, रुणधि रुणध रुणधंती रुणसी रुणध रुणध रुणधमी रुणधवह रुणधमह। तो यह जो है यहाँ पर बी वाला जो दिया गया है रुणदा ये इनमें से नहीं बनता है। तो इस तरह से जो यहाँ पर राइट आंसर है ये ऑप्शन बी रहेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा एतेषु चतुर्षु किं पदम अव्ययसंज्ञकम भवति। एतेषु चतुर्षु किं पदम अव्ययसंज्ञकम भवति। इनमें से अव्ययसंज्ञक कौन सा है। और ये जो यहाँ पर अव्ययसंज्ञक क्या जो ये प्रत्यय जो दिए गए हैं ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रत्यय जो एग्ज़ाम में जरूर आता है, इसलिए एग्ज़ाम की दृष्टि से जो है ये महत्वपूर्ण रहेगा। तो इसके अगर हम देखें तो राइट आंसर रहेगा यहाँ पर ऑप्शन डी, तुमुन प्रत्यांतम। तो ये जो है तुमुन प्रत्यांत रहेगा। और तुमुन प्रत्यांत जो यहाँ पर दिया गया है, तुमुन और अणुवल प्रत्यय ये क्या होते हैं। तो क्रिया अर्थानाम क्रियाम उपपदे भविष्यतो भविष्यत अर्थे धातुर एतोस्त हैं। क्रिया के उपपद होने पर भविष्यत काल में धातु से परे तुमुन और अणुवल प्रत्यय होते हैं। तुमुन प्रत्यांत पद मकरांत होने के कारण अव्यय होते हैं। क्रिया के अर्थ में होने वाली क्रिया उपपद यदि पर हो तो भविष्य अर्थ में धातु से तुमुन और अणुवल प्रत्यय होता है। तुमुन का तुम शेष रहता है, ऊ का लोप हो जाता है और उपपद का अर्थ होता है निकट, चाहे वह किसी भी पद के पूर्व में हो या उत्तर में हो। तो जिस क्रिया के लिए दूसरी क्रिया की जाती है उसकी धातु में तुमुन और अणुवल प्रत्यय होते हैं। तुमुन का तुम शेष रहता है और अणुवल का वो शेष रहता है। और अणुवल में जो वो है ये शेष रहेगा, जो रूप सिद्धि में जो होगी ये होगी युवर्णा को एक सूत्र है उसके द्वारा वो को अक जो है आदेश होता है। और इसके कुछ जो है प्रसिद्ध उदाहरण भी है, जैसे लव धातु है तुमुन प्रत्यय तो लब्धुम, और अर्च धातु तुमुन अर्चितुम, अधि प्लस ई और तुमुन प्रत्यय इसका बनेगा अध्येतुम, कथ और तुमुन इसका बनेगा कथितुम, क्री और तुमुन इसका बनेगा करतुम। और अगर आपने ये जो प्रत्यय से संबंधित हमारी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो इसे आप हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर देख सकते हैं, या जो ऊपर कोने में जो 3 डॉट है वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। प्रत्यय के जितने भी उदाहरण बनते हैं सभी जो हमारे द्वारा एक वीडियो में कराए गए हैं, तो आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। और जो DSSB जो है इसके द्वारा जो PGT जो है इसके लिए एग्ज़ाम जो है ये घोषित कर दिए हैं। तो इसलिए जो है एग्ज़ाम की दृष्टि से जितनी भी वीडियो सभी महत्वपूर्ण रहेगी, क्योंकि इनमें DSSB के जो पहले जो एग्ज़ाम हुए हैं उन्हीं के जो है इस समय क्वेश्चन पेपर कराए जा रहे हैं। तो आप जो है वीडियो को पूरा देखा करें। अगला क्वेश्चन है सानच प्रत्यय है कस्मिन लकार अर्थे भवति। सानच प्रत्यय कस्मिन लकार अर्थे भवति। सानच जो प्रत्यय है ये इनमें से किस लकार के अर्थ में इसका प्रयोग होता है। तो इसमें हमारा राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, लट लकार में सत्री और सानच। तो इसमें क्या कहा गया है, तो प्रथमांत से भिन्न समानाधिकरण होने पर लट के स्थान पर सत्री और सानच ये प्रत्यय होते हैं। सत्री भी हो सकता है, सानच भी। तो वर्तमान काल अर्थ में गच्छन जाते हुए, लिखन लिखते हुए, इसी अर्थ में प्रश्नपदी धातु से सत्री प्रत्यय होता है। अर्थात प्रश्नपद दो धातु दो प्रकार की होती है, प्रश्नपद और आत्मनेपद। जैसे पढ़ते पढ़ता पठंती ये होता है प्रश्नपद में, और लबते लभेते लबनते तो वो जो उसमें आत्मनेपद में बनते हैं। तो इसका यहाँ पर जो सत्री प्रत्यय है इसका अर्थ भाग शेष रहता है। रिकार सकार, सकार जो है यहाँ पर जो तालव्य जो होता है जिसे 21 वाला सहायक बोला जाता है इसका लोप हो जाता है। सत्री प्रत्यांत शब्द का प्रयोग विशेषण के रूप में होता है। इसके रूप पुल्लिंग में पठत के समान, स्त्रीलिंग में नदी के समान और नपुंसक लिंग में जगत के समान चलते हैं। जैसे गम धातु है सत्री प्रत्यय और पुल्लिंग में इसका रूप बनेगा गच्छन। ऐसे ही घम धातु है सत्री जो प्रत्यय है और स्त्रीलिंग में रूप बनेंगे गच्छन्ति और नपुंसक लिंग में बनेंगे गच्छत। खन धातु है सत्री प्रत्यय है, पुल्लिंग में खनन, स्त्रीलिंग में खनंती और नपुंसक लिंग में खनत। खाद धातु है
और इसके पुल्लिंग में बनेंगे खादन, स्त्रीलिंग में खादंती और नपुंसकलिंग में खादत। तो इस तरह से इसके रूप बनते हैं। पुल्लिंग में बाद में न होगा गच्छन, स्त्रीलिंग में ये आती है जैसे गच्छन्ति, और जो नपुंसकलिंग है इसमें बाद में त हलंत होगा। तो इस तरह से इनके जो है यहाँ पर रूप बनेंगे। अगला क्वेश्चन रहेगा विकल्प अर्थे प्रयुज्यमानम अव्ययम किम स्यात्। विकल्प के रूप में इनमें से किस अव्यय का प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ राइट आंसर ऑप्शन सी रहेगा। दोस्तों आपने एग्जाम में देखा होगा कि जहाँ पर 2 क्वेश्चन दे दिए जाएंगे और कर्ण उनमें से एक होगा। 2 क्वेश्चन हैं और एक कर्ण है, तो उनके बीच में वा लिख दिया जाता है। तो इसी का मतलब होता है कि चाहे तो आप ऊपरले वाला कर लो या निचले वाला कर लो। तो यही जो है इसका अर्थ होता है। तो विकल्प के रूप में इसका प्रयोग होता है। यहाँ पर वा की जगह कई बार अथवा भी दिया गया होता है, तो यहाँ पर वा दिया गया, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है हितेषु चतुर्षु समीचीन रूपम किम भवति। इन चारों में जो सही जो हमारा आंसर है ये कौन सा है? राइट आंसर रहेगा यहाँ पर ऑप्शन ए, अष्ट चत्वारिंशत्। अष्ट 8 और चत्वारिंशत् होता है 40, तो 48 है ये बनेगा। क्वेश्चन है पृथ्वी पर बुद्धिमत्ता के अधिक पवित्रकर्ता और कुछ नहीं, आपको शिक्षा की परिभाषा कहाँ मिलेगी? तो ये परिभाषा कहाँ से है? ये रहेगी ऑप्शन सी, भगवद गीता से। अगला क्वेश्चन है पाठ्यक्रम संबंधी मामलों के लिए सूची स्कूली शिक्षा हेतु भारत में शीर्ष निकाय इनमें से कौन सा है? तो शीर्ष निकाय इनमें से कौन सा है? तो ये रहेगा ऑप्शन बी, NCERT। आपने जो है नाम सुना होगा, NCERT नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, और भारत सरकार द्वारा स्थापित संस्थान है जो विद्यालय शिक्षा से जुड़े मामलों पर केंद्रीय सरकार एवं प्रांतीय सरकारों को सलाह देते हैं। तो NCERT जो इसकी फुल फॉर्म भी बहुत बार एग्जाम में पूछ ली जाती है, तो नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद। अगला क्वेश्चन रहेगा भारत में केंद्रीय विद्यालय परियोजना कब शुरू हुई? भारत में केंद्रीय विद्यालय परियोजना कब शुरू हुई? तो इसमें हमारा यहाँ पर राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, 1965 यहाँ पर दिया गया है। वैसे अगर हम देखें तो भारत में जो प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा का जो प्रबंध है ये केंद्रीय विद्यालय करते हैं, और मुख्यतः भारत की केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों के बच्चों के लिए बनाए गए हैं। इसकी शुरुआत 1963 में हुई थी। तो अब 1963 भी आया है, 1965 भी आया है, तो आप इसमें कमेंट कर सकते हैं कि इनमें से कौन सा सही होगा। तो यह जो है तब से भारत के केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से संबंधित है, और इस समय भारत में केंद्रीय विद्यालयों की संख्या 1225 है। इसके अतिरिक्त विदेश में 3 केंद्रीय विद्यालय भी हैं, जिनमें भारतीय दूतावासों के कर्मचारियों और अन्य प्रवासी भारतीयों के बच्चे भी पढ़ते हैं। और विद्यालय में भारत के राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के पाठ्यक्रम का अनुसरण होता है। सभी केंद्रीय विद्यालयों का संचालन केंद्रीय विद्यालय संगठन नाम की जो संस्था है ये करती है। केंद्रीय विद्यालय की जो विद्यालय संगठन की स्थापना 15 दिसंबर 1963 को हुई थी। अगला क्वेश्चन है प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और क्योंकि एग्ज़ाम में जो ये यहाँ पर सिद्धांतकर्ता जो दिए गए हैं इनके क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो प्रयास एवं त्रुटि का जो सिद्धांत है ये इनमें से किन की देन है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी रहेगा। यहाँ पर जो EL जो थॉर्नडाइक जो दिए गए हैं इनके सिद्धांत एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। थॉर्नडाइक हो गया, स्किनर, पावलोव और वर्दीमर, कोफर, कोला जो है इनके सिद्धांत एग्जाम में जरूर आते हैं। तो अगर हम यहाँ पर देखें इनके बारे में, तो थॉर्नडाइक जो है इनके द्वारा जो नियम दिए गए थे
इनके द्वारा 3 मुख्य और 5 गौण नियम दिए गए थे। ये एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि थॉर्नडाइक के जो 3 मुख्य नियम कौन से हैं या 5 गौण नियम कौन से हैं। तो 3 मुख्य नियम है तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और संतोष का नियम। 5 गौण नियम है अभिवृत्ति का नियम, बहुप्रतिक्रिया का नियम, आंशिक क्रिया का नियम और आत्मीकरण का नियम और परिवर्तन का नियम। तो इस तरह से ये 5 गौण नियम हैं। और अगर हम इनके बारे में देखें कि तत्परता का नियम क्या है, तो इस नियम के अनुसार जिस बालक में सीखने हेतु तत्परता होती है वह शीघ्रता से सीख लेता है। कहने का मतलब यही है कि जिसमें रुचि होगी किसी काम को करने की, वो उस काम को जल्दी सीख लेगा, लेकिन जिसकी रुचि नहीं होगी वो उस काम को सीखने में या तो सीखेगा ही नहीं या फिर ज़्यादा समय लगाएगा। दूसरा अभ्यास का नियम है। इस नियम के अनुसार बार बार अभ्यास करने से सरलता से सीखा जा सकता है। कहा गया है कि करत करत अभ्यास जड़वती होत सुजान। अगर आप किसी चीज़ के लिए अभ्यास करते हैं तो आप उस काम को जल्दी सीख जाते हैं। इसके उदाहरण भी दिए जाते हैं, जैसे जो टाइपिंग जो होती है उसे आप अंधेरे में भी कर सकते हैं जब उसका आपको अभ्यास हो जाता है, तो बिना देखे जो आप टाइपिंग कर सकते हैं। तो ये इसका उदाहरण दिया जाता है। तीसरा रहेगा संतोष का नियम। इस नियम के अनुसार जब हम कोई कार्य करते हैं तो उसका परिणाम हमें संतोष प्रदान करता है। संतोष मतलब हो गया संतुष्टि। तो जिससे हमें संतुष्टि मिलेगी तो उस काम को भी हम शीघ्रता से सीख लेंगे। तो ये जो है इसके 3 मुख्य नियम हैं। और 5 गौण नियम हैं, अभिवृत्ति, बहुप्रतिक्रिया, आंशिक क्रिया, आत्मीकरण और परिवर्तन का नियम। और यहाँ पर जो ये प्रयास और त्रुटि जो दिया गया है ये क्या है, तो थॉर्नडाइक का जो संबंधवाद है सिद्धांत के अनुसार जब कोई व्यक्ति कोई कार्य सीखता है तो उसके सामने विशेष परिस्थिति या उद्दीपक होते हैं जिसके साथ वह विशिष्ट प्रतिक्रिया प्रदर्शित करता है। भविष्य में उसी प्रकार उद्दीपक होने पर उसी प्रकार की प्रतिक्रिया होती है। इस प्रकार उद्दीपक प्रतिक्रिया में एक संबंध उत्पन्न होता है और इस सिद्धांत में प्रयास एवं त्रुटि का विशेष महत्व दिया गया है। प्रयास एवं त्रुटि का मतलब क्या है, अगर आप कोई काम को करोगे तो सबसे पहले उसमें गलती होने की ज़्यादा संभावना रहेगी, लेकिन जैसे जैसे आप उसके लिए प्रयास करेंगे तो आपकी जो त्रुटियां हैं ये कम होती चली जाएंगी। तो ये जो है इसका उदाहरण है। और ये वहाँ पर जो प्रबलन का जो सिद्धांत है ये भी एग्जाम में आ जाता है। तो इस सिद्धांत का प्रतिपादन अमेरिकी मनोवैज्ञानिक C.L. हल ने थॉर्नडाइक और पावलोव के सिद्धांत के आधार पर किया था। इस सिद्धांत के अनुसार सीखने का आधार आवश्यकता की पूर्ति है। जैसे एक पिंजड़े में बंद भूखा पशु बाहर रखे भोजन को प्राप्त करने के लिए अनेक प्रयास करता है और अंततः वह बाहर निकलना सीख जाता है। तो अतः हल के अनुसार सीखना आवश्यकता की पूर्ति की प्रक्रिया के द्वारा होता है। और संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत, इस सिद्धांत का प्रतिपादन I.P. पावलोव ने किया था। इस सिद्धांत के अनुसार सीखना एक अनुकूलित क्रिया होती है। भोजन देखकर कुत्ते के मुंह से लार टपकना एक स्वाभाविक और सहज प्रतिक्रिया है, परंतु अस्वाभाविक उद्दीपन मात्र घंटी बजने के कारण भी कुत्ते के मुंह से लार टपकने लगी तो इसे संबंध सहज प्रतिक्रिया या संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत भी कहा जाता है। और एक जो है स्किनर का सिद्धांत है। तो इस सिद्धांत के प्रतिपादक B.F. स्किनर थे। इस सिद्धांत के अनुसार किसी अभिप्रेरणा से उत्पन्न क्रियाशीलता ही सीखने का आधार है। जैसे एक लीवर युक्त बक्स में बंद चूहे का पैर लीवर पर पड़ते ही खट की आवाज़ होती है और उसे उस प्याले में भोजन मिल जाता है। भूखा होने पर चूहा लीवर को दबाने लगता है। तो स्पष्ट है कि किसी क्रिया के बाद कोई बल प्रदान करने वाला उद्दीपन मिलता है तो उस क्रिया की शक्ति की वृद्धि हो जाती है। और एक आता है एग्जाम में अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। इस सिद्धांत का प्रतिपादन जर्मन मनोवैज्ञानिक वर्दिमर कोफा और कोलर ने किया था। इस सिद्धांत के अनुसार हम बहुधा स्वयं करके या देखकर सीखते हैं, जिसे आप अनुकरण कह देते हैं या दूसरे की नकल कह देते हैं। परंतु कई बार हम बिना बताए अपनी अंतर्दृष्टि से स्वयं ही सीखते हैं। जैसे एक कमरे में बंद मानुष कमरे की छत पर लटके केले को प्राप्त करने के अनेक असफल प्रयास करता है, परंतु बाद में वह अपनी अंतर्दृष्टि के पास रखे बक्स को केले के नीचे खींच कर लाता है और उस पर चढ़कर केले को प्राप्त कर लेता है। तो एग्ज़ाम में इनके सिद्धांत जरूर आ जाते हैं, तो आपने इन सिद्धांतों को भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, शिक्षण की निम्नलिखित प्रावस्थाओं में से कौन सी शिक्षण की उपयुक्त विधियों का चुनाव शामिल है।
तो यहाँ पर कौन सी विधियों का चुनाव शामिल है, तो यह रहेगा ऑप्शन ए, आयोजना की प्रावस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, अध्ययन के निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत कहता है कि अधिक हाल ही में अध्ययन किया हुआ सर्वोत्तम रूप से याद रहता है। तो इनमें से कौन सा सिद्धांत कहता है कि अधिक हाल ही में अध्ययन किया हुआ सर्वोत्तम याद रहता है, जिसे आप ताज़ा ताज़ा याद कर देते हैं कि इस एग्ज़ाम से पहले जो पढ़ा हुआ होता है वो ज़्यादा लंबे समय तक याद रहता है। तो इसमें हमारा यहाँ राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, तो ये है हालिया का सिद्धांत। ऐसे नहीं अगर आपको याद रहता है तो यहाँ पर हाल दिया गया है और यहाँ पर भी हाल, तो हालिया का सिद्धांत हाल ही में अध्ययन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सामग्री चुनाव का सिद्धांत नहीं है। सामग्री चुनाव का एक सिद्धांत इनमें से कौन सा नहीं है, तो ये रहेगा ऑप्शन सी, आवश्यकता का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, इनमें से कौन सी जीव विज्ञान की एक शाखा है। तो जीव विज्ञान की शाखा इनमें से कौन सी है, तो ये रहेगी यहाँ पर हमारा रहेगा ऑप्शन ए, पादप विज्ञान। तो जूलॉजी जो होती है, ये जूलॉजी जीव विज्ञान की शाखा या विभाजन होता है जो पशु शरीर विज्ञान, उनके व्यवहार और पर्यावरण में अन्य प्रजातियों के साथ उनकी बातचीत से संबंधित होता है। एग्ज़ाम में ये भी पूछा जाता है, एक एग्ज़ाम में जैसे जूलॉजी दिया गया है तो जूलॉजी का संबंध किससे है, तो जीव विज्ञान से इसका संबंध रहेगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य ने संस्कृत को दूसरी भाषा के रूप में अपनाया है। तो ये कौन सा राज्य है, ये रहेगा ऑप्शन ए, उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है और हमारा अंतिम क्वेश्चन रहेगा, इनमें से कौन सा संस्कृत में गद्य विधा पढ़ाने की एक विधि है। तो गद्य भाग जो होता है उसे पढ़ाने की इनमें विधि कौन सी है, तो ये रहेगी ऑप्शन बी, कथा कथन विधि। कथा कथन का मतलब है जैसे आप किसी को कहानी जो सुनाते हैं, ये यहाँ पर कथा कथन विधि रहेगी। तो ये जो है इससे आप गद्य भाग जो होता है ये सिखाते हैं। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के संस्कृत प्रैक्टिस सेट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, साथ में जो बेल वाला आइकॉन है उसे जरूर दबाएं, जिससे आपको हमारे आने वाली जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।